हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने देख लिया था कि जो ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा था आर डिस्टेंस दूर पे इस पॉइंट पी पे, तो वी पी इज इक्वल टू क्या लिखा था जी मैंने, के क्यू बाई आर। ठीक है, कब? जब वी इन्फिनिटी जीरो। तो थोड़ा सा एक बार हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का पॉइंट देखें यहाँ पे, there is a freedom in choosing the point where potential energy is zero. A convenient choice is to have electrostatic potential energy zero at infinity. With this choice, if we take the point r at infinity, we get this. तो UP minus U infinite, तो इसने यहाँ पे इसको जीरो ले रखा है, तभी ये आगे लिख पा रहा है, अदरवाइज ये लिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमने जो बात पढ़ी है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारी बातें यहीं लिखी हुई है। जैसे इसमें हम थोड़े जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम एक बात और डिस्कस करते हैं कुलाम्स वाली, कि कुलाम फोर्स। तो अगर मैं कुलाम फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा चलूं पीछे और मैं आपको पढ़वाने की कोशिश करूं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। बच्चे भी इसमें समझने में दिक्कत करते हैं और बच्चों को लगता है कि कुलाम फोर्स तो हर जगह वैलिड है। ये देखो, अगर आप यहां पे चलोगे, मैं ये लाइन भी आपको पढ़वाने की कोशिश करता हूं। कुलाम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। Coulomb's law gives the force between two charge Q1 and Q2 in vacuum. That's it. इसके बाद अगर आप इसको मीडियम में लेके जाते हैं, अगली लाइन पढ़ो। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मैटर और द इंटरवीनिंग स्पेस हैज मैटर, जो उनके बीच में जो स्पेस है इंटरवीन जो कर रहा है उसमें मैटर है, तो सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। यानी कि चार्ज पोलराइज हो जाएगा, जो बीच में जो मैटर है वो मैटर पोलराइज हो जाएगा, उस पोलराइजेशन की वजह से फिर फोर्स आता है। तो जो फोर्स चेंज हो रहा है ना मीडियम के अंदर, वो नेट फोर्स चेंज होता है बेटा। कोलाम फोर्स विल नेवर चेंज। कोलाम फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है स्कोर। अगर दो चार्ज हैं, यहाँ मैं एक वुड की शीट लगा दूं, एक ये मेटल शीट लगा दूं, या फिर मैं इसको बंद कर दूं बॉक्स में, और आपसे पूछा जाए कुलाम फोर्स, तो कुलाम फोर्स तो वैक्यूम के बीच में फोर्स बताता है, Q1 और Q2 के बीच में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अब कोई इस बात को अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर उसमें मेरी गलती नहीं है या किसी की भी गलती नहीं है। जब स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, कुलाम्स ने भैया बस इतनी बात बताई थी, कुलाम ने और इसके आगे कुछ नहीं बताया, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये भी हमें इन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखो तो पोटेंशियल का और आर का ग्राफ, सो V इज इक्वल टू क्या हो गया जी, के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r के। तो अगर 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा। कौन से वाला बनेगा? y इज इक्वल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये भी आपको बनाना आना चाहिए। और ये कौन सा होता है? हाइपरबोला। क्लियर है जी? अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है बेटा, अब एक बार रिंग बना लेते हैं, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कर दिया जी, चलो। ये प्लस क्यू चार्ज और ये रिंग है आर। छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूं, इस टुकड़े के ऊपर डी क्यू चार्ज है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा तो V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, के डी क्यू बाई आर। ये छोटा सा टुकड़े की वजह से, अगर मुझे पूरा पोटेंशियल निकालना है इस O पॉइंट पे VO, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा जी। इंटीग्रेट करो जी, के डी क्यू बाई आर। तो एक के बाई आर को आप बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन डी क्यू, तो के बाई आर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू VO। इतना समझ में आता है? अब बात यह है, अगर यहां पे आपको ऐसे आ जाए कि भैया ये यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप अगर ये आ जाए आपको कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई, आप बस एक मोटी मोटी सी बात सोचो, यहां पे भी डेरिवेशन क्या बनेगा,
डीवी का, तो एक के बाई आर निकालोगे आप, इंटीग्रेशन डी क्यू, और यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा वीओ पे, के बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अरे तो डी क्यू तो क्यू ही है ना, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा हो। अरे डी क्यू तो आप छोटा छोटा, अरे मैं मान लिया कि यहाँ ज्यादा है, आगे वाले कम आएगा, लेकिन टोटल तो ये तो लालाजी वाला मैथ लगना है ना भाई, तो जुड़ के तो क्यों ही आएगा। तो दोनों जगह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, v इज इक्वल टू के क्यू, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ लालाजी वाला मैथ लगता है, यहाँ वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लगता। हाँ वेक्टर लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, वेक्टर में तो फिर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में यहाँ पे जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्मली के बारे में हम कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा बेसिक फर्क होता है, लेकिन पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है। अब हम आगे चलते हैं तो एट एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखो जी, तो इसमें आप यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये आर है, ये भैया एक्स है, इस पॉइंट पे निकालना है। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, इस छोटे से चार्ज की वजह से के डी क्यू डिवाइड बाई, ये वाली लेंथ कितनी आएगी जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बच्चे 1/2, लिख लो, के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 इंटीग्रेशन डी क्यू, ये v हो गया। सो v इस p पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, वी पी लिख लेता हूं उसको। सो वी पी विल बी इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 इंटू क्यू। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अब छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे को इसका ग्राफ बनाना होता है। बाकी तो आसान ही है भैया, इन सब से जितने भी एलिमेंट लोगे उन सब से जो ये डिस्टेंस बनेगा ये तो सबका सेम ही बनेगा, क्योंकि ये इसके एक्सिस पे है, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट इसके एक्सिस पे है, तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं। देखो ग्राफ में पॉइंट, पहला पॉइंट, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो है तो v क्या हो जाएगा जी तुम्हारा, अगर x जीरो कर दिया तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी तुम्हारी, के क्यू डिवाइड बाई आर। दूसरा, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर x छोटा है मतलब पॉइंट बिल्कुल जमा इसके पास है, तो पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू, देखो जी, के क्यू डिवाइड बाई आर, बहुत बड़ा है, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, तो आर स्क्वायर की 1/2 तो आर बच जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की 1/2 आ गया। v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो के क्यू बाई आर 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसको थोड़ा जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के क्यू बाई आर माइनस हाफ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरा पॉइंट, इफ एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन में तो क्या करता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते थे, तो दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है आपके। तो ये तुम्हारा जो पोटेंशियल होगा v इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स। पक्की बात। अब थोड़ा सा इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ सेम ड्रॉ होगा, कैसे, v और ये जी हो गया तुम्हारा r। क्लियर है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाने की बात करता हूं, कैसे। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये x इज इक्वल टू जीरो था तो ये कितना था, के क्यू बाई आर, यानी कि ये वैल्यू आ गई जी यहाँ के क्यू बाई आर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है जी, के क्यू बाई आर। अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे की तरफ मैं चलता हूं तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, पैराबोला, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, और यहां पे क्या है साइन, नेगेटिव, तो ये क्या ऐसे पैराबोला की तरह डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद ये v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/x, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/x। ठीक है, अब 1/x के प्रोपोर्शनल हो गया तो
आप यहाँ एक्स ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, हाइपरबोला। तो ये कर्व स्मूथ ही रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि यहां तो ये कैसे होगा, ग्राफ की शेप अगर कोई आपसे पूछे पैराबोला, और ये वाली कौन सी होगी, हाइपरबोला। इस तरीके से आप ये इसका जो ग्राफ है आप वो ग्राफ ड्रॉ करते हो। ठीक है, नॉर्मली बात है, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, बस ग्राफ हुआ कैसे, इसका मतलब क्या है, ग्राफ बना कैसे। थोड़ा सा बाइनोमियल लगा, थोड़ा सा पिछले वाली बातों का यूज किया और हमने यहाँ पे इजिली अपना ग्राफ बना दिया। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क। फिर उसके बाद सवाल है, लेकिन हमें थ्योरी आनी चाहिए। ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अगर ये सर्कुलर आर्क मैं ये बनाऊं तो ये कैसे बनेगी जी, ये ऐसे बन गया मान लो। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब सेम चीज है भैया, मान लो ये कितना है जी, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब मेरा जो v होगा, मुझे उससे क्या मतलब, मेरा पोटेंशियल तो क्या आना है, के क्यू बाई आर। ये आर है, मेरा पोटेंशियल क्या आना है, के क्यू बाई आर। ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा मान लूं, देखो क्या क्या मैं चेंज करने वाला हूं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा जी, k क्यों कितना हो गया, लैम्डा इनटू जो तुम्हारी आर्क लेंथ है, डिवाइड बाई आर। सो v इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर इनटू आर्क लेंथ क्या होगी जी, l विल बी इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो यहां पुट कर दो थीटा इंटू आर और कट गया। तो ये क्या आया तुम्हारा, v इज इक्वल टू k लैम्डा थीटा, और जो थीटा है मस्ट बी इन रेडियन। इस बात का हम थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखते हैं कि तुम्हारा ये क्या आएगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। क्लियर है जी। थोड़ा आगे चलते हैं। तो आर्क के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही के क्यू बाई आर ही, जितना आर्क लेंथ पे चार्ज हो बस वो लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको रिवाइज करूं यहाँ पे, तो ये होता था 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, अगर याद हो तो, अलोंग बाई सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके आप फॉर्मूलों को भी याद रखो कि पोटेंशियल का क्या होता है, उसका क्या होता है, डिफरेंस आना चाहिए तुम्हें समझ में, तभी इस चैप्टर में, वरना आगे जाके पता क्या होता है इस चैप्टर में बच्चों के साथ, बच्चे ये चैप्टर थोड़ा सा भूलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। ठीक है जी, थोड़ा एक बार कंडक्टिंग शेल बनाते हैं। मान लो ये आर रेडियस की आपने शेल बनाई हुई है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अब यहां कुछ कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, अगर आर इज ग्रेटर देन आर, अगर जो पॉइंट है वो यहां पे, आप यहां पे पोटेंशियल बताना चाहते हैं, ये आर है इस पी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल बताओगे, तो जब पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो v इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, के क्यू बाई आर। कैसे बिहेव करता है ये, एज ए पॉइंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है जी, कैसे बिहेव करेगा ये, एज ए पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा, आर इज इक्वल टू आर, सो पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर। और तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ आर इज लेस देन आर, तो अगर आप यहां पे देखो ऐसे बना के, ठीक है, अगर आप यहां बना के देखोगे तो इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, जीरो, ई क्या होता है जी, जीरो। तो वी क्या हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा मैं एक चीज यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मैं हम पढ़ते हैं अभी, थोड़ी देर बाद डिराइव भी कर देंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो यहां पे अगर ई जीरो है तो इसका मतलब डी वी बाई डी आर जीरो होगा,
अगर dv बाई dr जीरो है तो इसका मतलब v क्या बनेगा जी तुम्हारा कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से कई बार सवाल भी पूछा जाता है और ये याद भी होनी चाहिए कि पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जी कई बात आपको लग रही होगी पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, अगर मैं आपसे ये कहूं इसका मतलब क्या है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर आप ये पॉइंट पकड़ें, ये ए पॉइंट पकड़ लें जो सरफेस पे है, जो बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी और ये प्लस क्यू चार्ज है इज इक्वल्स टू वी सी विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। कहने का ये मतलब है कि जितना पोटेंशियल अंदर है सरफेस पे है, क्योंकि उसके अंदर चलोगे तो ई जीरो है, तो यानी कि पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, पोटेंशियल नहीं बदलेगा इस सिनेरियो में। इसका मतलब ये है। तो अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, यहीं पे थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात कर लेता हूं अगर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, v का और r का जो ग्राफ बनेगा, ये क्या है जी, पोटेंशियल पहले कांस्टेंट है, कितना है जी, के क्यू बाई आर, ठीक है ना, सरफेस तक, और इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होगा। तो r इज इक्वल्स टू आर तक तो यही रहेगा, और ये फिर क्या बन जाएगा, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। v कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि एज ए पॉइंट चार्ज की तरह वो बिहेव करने वाला है। क्लियर है जी। जब हम, अगर आप इसको ये है कि दिमाग में आ रहा हो कि सर ये आया कैसे निकालना है, तो वो हम इस रिलेशन से इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ज्यादा इतना तवज्जो मत दें, जो ये बताया जा रहा है कि एज ए पॉइंट मान लो उसको, आगे जाके आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आपको इस रिलेशन का पता चलेगा तो आप इजीली दोनों में लिंक बना पाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि बाहर के क्यू बाई आर ही होता है। थोड़ा आगे चलते हैं और अब मैं डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ा है वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और फिर इसको कई बार ये बंदे बोल देते हैं जी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या ये बात समझ में आती है। अब हम इसका डिस्कशन करना शुरू करेंगे। देखो जी, पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए मैं क्या बना रहा हूं। मैं डिस्कशन करने वाला हूं इसका कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है आर, ये प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहली बात। दूसरी बात कि वही सेम, पहला कि आर इज इक्वल टू आर पे यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो वो तो मुझे पता है एज ए पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो के क्यू बाई आर। दूसरा, आर इज इक्वल टू आर पे क्या होगा, के क्यू बाई आर। ये दोनों बातें सेम रहेंगी इसके केस में। तीसरी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आर इज लेस देन आर, तो यहां मैं आपको ये आता कैसे निकालते कैसे वो बता देता हूं। अब मुझे ये रिलेशन पता है कि डेल्टा वी क्या होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये अभी हम आगे इसको प्रूव करेंगे बाकायदा कि ये होता है, पर ये होता है क्योंकि 11th में भी आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो, कंजर्वेटिव फील्ड का रिलेशन होता है। क्लियर है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि इस पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे निकालना है, आर डिस्टेंस दूर है। तो हुआ क्या होगा जब मैं पोटेंशियल अगर मैं निकालूं इस पॉइंट पे, तो मैं ये क्यों चार्ज, पोटेंशियल निकालने का तो तरीका वही है, सेम है कि इनफाइनाइट से उसको लाके रखूंगा मैं। ठीक है, वही सेम इसमें। अब ये जो आपको ये आया कैसे, अब ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैं रिलेशन बनाने लग रहा हूं। पोटेंशियल निकालने का तरीका वही है, आप क्यों चार्ज को लेके आते हो, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, वो ऊपर वाले आप खुद ही लिंक कर लेना कि अच्छा कैसे हुए होंगे। इसलिए मैंने वो हर बार डेरिवेशन करके नहीं दिखाया, यहां हम एक बार ही करेंगे। देखो, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक अगर मैं ले आऊं तो मेरा यहां डिफाइन हो जाएगा, ई डॉट डी आर से मैं निकाल लूंगा आराम से। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है वो ये है कि यहां इसको मैं अगर फर्स्ट रीजन मानूं, इसको मैं सेकंड रीजन मानूं, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना सेकंड रीजन में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, के क्यू आर बाई आर क्यू, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है। ऐसे करके अब मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में। तो मैं जब इसको तोड़ूंगा दो हिस्सों में, तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस साइन को तो एक बार के लिए बाहर ले लो,
तो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर, भाई आर तक लेके आए तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसको E1 डॉट डी आर ऐसे कर लेता हूं, प्लस आर से इंफिनिटी, सॉरी आर से स्मॉल आर तक लेके आए, और ये सेकेंड रीजन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू अलग है। अब कुछ नहीं, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखो सेम तरीका जो हम पहले सॉल्व करते आ रहे थे, E डॉट डी आर, तो E1 डी आर तो जी माइनस का ही रहेगा। क्लियर है? अगर यहां आप ई डॉट डी आर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे रहेगा। डी आर आप वापस लेके आ रहे हो, तो इसमें कॉस कितना बनेगा? 180। भाई सीधी सी बात है ना, आप डी आर तो ऐसे चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, तो 180 डिग्री एंगल बन गया, प्लस आर से आर, और ये E2 माइनस डी आर, दिस इज कॉस 180। सिंपल। तो ये माइनस इंफिनिटी से आर, E1 क्या हो गया जी? के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर से आर, और ये क्या हो जाएगा? के क्यू आर बाई आर क्यूब इंटू डी आर। ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जैसा आजकल पेपर की डिमांड आ रही है, ठीक है, आपको आना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मैंने अपनी क्लासेस में एक बात बोली, आप जितनी बारीकी से कॉन्सेप्ट को सीखोगे कैसे हुआ, तो आपको जब सवाल आएगा थोड़ा बहुत, जैसे इस बार चेंज होके भी आया, तो आप इजीली उसको सोच पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो थिंकिंग है वो एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो फिर पेपर खराब जाएगा। लेकिन अगर अच्छा पेपर आता है और एबिलिटी आपने डेवलप कर रखी है, तो आप इजीली अच्छा ही करेंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी। पढ़े मार्क्स कम आए, मार्क्स कम आने से क्या होता है, बात तो रैंक की है ना। थोड़ा सा चलते हैं। तो ये हो गया जी, आप इसको के क्यू को बाहर ले लो, और इसको -1/r लिख लो, इन्फिनिटी से r, ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। और ये मैं इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे। के क्यू बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, और आर स्क्वायर बाई 2 आर से आर। थोड़ा आगे चलते हैं, माइनस, अब मैं थोड़ा सा कट करके कर रहा हूं, यहां से जब निकल के आएगा तो के क्यू बाई आर निकल के आएगा, प्लस यहां से के क्यू बाई आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये निकल के आया, माइनस ये के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई, दिस इज 2r क्यूब। ठीक है जी। आप इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, सो माइनस के क्यू बाई आर, आर, ठीक है, इन्फिनिटी से आर, शायद यहाँ थोड़ा सा हमारा साइन का गड़बड़ हो गया, -1/r आएगा, दिस इज -1/r, ये -1/r। हाँ, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, -3/2, दिस इज के क्यू बाई आर, प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। क्लियर है ना? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, माइनस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें, रिजल्ट देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। 3/2 आप के क्यू कॉमन ले लो, अपॉन, आप एक काम करो, आर क्यूब को कॉमन ले लो यहां से, के क्यू बाई आर क्यूब आ गया, और 2 का फैक्टर दोनों में है तो इसको भी बाहर ले लो, तो ये क्या बनेगा यहां से, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये के क्यू बाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही बनेगा। तो ये बड़ा इनसाइड पॉइंट पे आपका क्या आया। और यही आपको याद हो तो ग्रेविटेशन में भी आप के को जी से रिप्लेस कर लेते, एम, याद है ना, ग्रेविटेशन में भी क्या होता है, GM/2r³ पोटेंशियल 3r² माइनस आर स्क्वायर। तो इसलिए दोनों चैप्टर लिंक ही हैं, तो इनके रिजल्ट सेम आते हैं, तो हमें एक को याद कर लो, दूसरे को याद करने। तो इनसाइड पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी आपकी, V इज इक्वल टू KQ/2r³। अब इसमें क्या होता है, हम पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है, पुट चार्ज विद साइन। आपको कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, पुट चार्ज विद साइन, आपको विद साइन पुट करना है। क्लियर है? अब अगर मैं इसके
थोड़ा सा आगे चल के इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप ये देख रहे हो, ये फिर माइनस आ गया, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसा नहीं है जैसा कंडक्टिंग शेल के लिए होता है, वी और आर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये तो पैराबोला बना, तो ये तो पैराबोला बनेगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 के क्यू बाई आर, और फिर बाद में जाके हाइपरबोला बनेगा। तो ये यहां तो पैराबोला होता है, और ये आर इज इक्वल टू आर से फिर ये क्या बनता है, हाइपरबोला, और यहां वैल्यू कितनी आती है जी, के क्यू बाई आर। क्लियर है? तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और आखिरी बातें, कुछ कुछ बातें इसकी डिस्कस करता हूं। जैसे पहली बात यहां हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां हम है ना हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिफरेंस ही कर सकते हैं। जैसे मैं एक से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, कई बच्चों के दिमाग में आ जाए कि बी क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं इसमें, तो उसके लिए जवाब है। अगर मान लो ये मैं शीट ले लेता हूं, चलो पहले शीट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मान लिया मुझे वी ए डिफाइन करना है एब्सोल्यूट, ठीक है, तो मैं वही इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, लेकिन मैंने ई तो, ई मेरा क्या होगा, वेरिएबल है, चेंज है इस शीट के लिए, हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, तो मुझे उस ई का कंफर्म ही नहीं पता है, तो मैं ई डॉट डी आर को सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं किसके लिए डिफाइन करता हूं, मैं इनफाइनाइट के लिए ही डिफाइन करता हूं कि मुझे पता है इसकी वजह से फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं इन दो पॉइंट के बीच में ए टू बी जाने में ही पोटेंशियल का डिफरेंस, भाई ए से बी, सवाल भी आगे कैसे आएंगे कि यहां से चार्ज शुरू हुआ यहां पहुंचा, तो बताओ क्या नाम है कि वेलोसिटी कितनी होगी अगर आपने यहां से रिलीज किया, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो कभी भी एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफाइन होने के लिए क्या, जैसे आपने यहां एब्सोल्यूट डिफाइन, यहां आपने एब्सोल्यूट डिफाइन किया, वही इनफाइनाइट, ये आपने वी ये कर दिया ना, भाई आपने वी यहाँ इनफाइनाइट जीरो ही माना होगा, वी इन्फिनिटी को जीरो ही माना होगा आपने, सीधी सी बात है, वहां से वहां तक के बीच में। लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट है ये इजीली सॉल्व हो गया, आपको पता था कि उस रीजन में ये कितना होगा, लेकिन यहां तो आप कमेंट ही नहीं कर सकते ना, जो आपने ये डिराइव कर रखा है इनफाइनाइट के लिए, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत क्लोज हैं इसके, इनफाइनाइट कोई शीट थोड़ी ना आप इनफाइनाइट बना दोगे, ये बहुत पॉइंट इसके पास हैं, तो खाली इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो सकता है, एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली बात तो डिफाइन कैसे करेंगे, करने का तो वही तरीका है, डेल्टा वी इज इक्वल टू सिमिलरली माइनस ई डॉट डी आर, पक्की बात। तो यानी कि डेल्टा वी अगर मैं इसको लिखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो नेगेटिव साइन को इधर ले आओ, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू, दिस इज ई डॉट डी आर, ई क्या हो गया तुम्हारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। अगर ये मेरी डिस्टेंस डी है तो ये मैं कैसे लिख दूंगा, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इसमें एक और मजे की बात बताता हूं, ये बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई नेगेटिव होगा पोटेंशियल, अरे आप नेगेटिव साइन को हमेशा आप ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, तो मुझे पता है कि वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो सोचने की बात ही नहीं। और मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, ई डॉट डी आर होना है, क्लियर है, मैग्नीट्यूड का तो सिंपल है ना, क्या होना है, ई डॉट डी आर, पक्की बात। आगे हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ये तो ऐसे निकालते हैं, अब थोड़ा लीनियर चार्ज है कि भैया ये हो गया, ये लैम्डा सेम ए से बी तक के बीच में बताना है आपको, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर ए है, ये डिस्टेंस मान लो आपको आर बी दे दी, तो अगेन डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। अब डेल्टा वी यानी कि वी ए माइनस वी बी आप ऐसे ले लो, ई का फॉर्मूला क्या, अब ई यहाँ पे क्या है, ई की वजह से आपको याद है कि 2 के लैम्डा बाई आर, और ये भी आप इनफाइनाइट के लिए लिखते हो, जैसे ही शीट फाइनाइट हो जाएगी तो हर पॉइंट पे चेंज होगा, इसलिए यहां भी डिफाइन नहीं कर सकते।
आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है। आप कैसे इंटीग्रेशन ही टफ बन गया। यही तो गॉस कहता है कि गॉस लॉ हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसे हैं जिनमें हम सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है। अरे गॉस ने जब कहा ही नहीं ऐसा। तो वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर, तो ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर डी आर। कहां से कहां तक? आर ए से आर बी तक। सो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा एल एन आर। कहां से कहां तक? आर ए से आर बी। सो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा एल एन आर बी बाई आर ए। ये मैंने करके इसलिए दिखाया क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे अच्छे अच्छे तो ये आपको आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पोटेंशियल के बारे में थोड़ी थोड़ी हमने छोटी छोटी बात, और हाँ नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए बात क्या याद रख रही है आगे जाके हम पढ़ेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना जो मैंने यहां बोली है, ये वाली जो लाइन आई है, ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ई और वी के बीच में रिलेशन, तब हम इसको इजीली पढ़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात मैंने थोड़ी सी पहले बता दी है। अब मैं थोड़ा सवाल के बारे में जिक्र करता हूं। मान लो एक सवाल है, पहले एक बार एक सवाल छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ये है और जी हमने ये बना लिया। ठीक है जी। लेकिन मजे की बात क्या है, हमने कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं किया। हमने क्या किया, हमने ये भी ओ पॉइंट रखा, ये भी हमने ओ पॉइंट रखा, और भैया ये प्लस क्यों और ये भी प्लस क्यों। ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आर है और ये भी आर है, और यहां भी प्लस क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछा गया पहला फिगर और दूसरा फिगर, आपसे सवाल पूछा गया आपको चूज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या चूज करना है आपने? पहला V1 वन इक्वल्स टू वी टू, यहां पे VO पे पोटेंशियल सेंटर पे। दूसरा V1 V2। तीसरा V1 लेस देन V2। तो ये तीनों में से ऑप्शन चूज करना है आपने। देखो भाई पोटेंशियल जब मैंने बताया था V इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर। अगर आप कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है, तो उससे ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। तो जब आप टोटल को ऐड करोगे तो क्या आएगा? वी क्यू के क्यू बाई आर। और यहां भी V इज इक्वल टू क्या आएगा? के क्यू बाई आर। आर्क लेंथ तो क्यों ही है ना। जब क्यों ही नहीं बदला, फिर डिस्टेंस नहीं बदल रही है, तो फिर पोटेंशियल कैसे बदल जाएगा? तो V1 विल बी इक्वल टू V2। तो ओ पॉइंट पे दोनों ही केसेस में पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, और बच्चा ये सोचता है सर एंगल वेंगल भी दे रखे हैं। अरे भाई तुझे एंगल से क्या मतलब है? मुझे पता है आर्क के लिए के क्यू बाई आर होता है, दैट्स इट। अगर ये लैम्डा वैम्डा देता, ये मान लो दे देता लैम्डा, ये दे देता 2 लैम्डा, ये दे देता 3 लैम्डा, तब तो मेरा कुछ आर्क लेंथ वार्क लेंथ का बनता भी था। तब मुझे लैम्डा वाला फॉर्मूला यानी कि क्यू को क्या लिखना पड़ता मुझे? लैम्डा इंटू आर, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को क्या लिखना मैं? आर इंटू थीटा। तब जाके मेरी चीजें बदलती और ये कट जाता और वो वाला फॉर्मूला हम यूज करते। ठीक है। लेकिन भाई यहां तो इसने के क्यू बाई आर ही दे रखा है ना आर्क लेंथ, तो सीधा ऐड करो। देखो आर चेंज नहीं हो रही है, तो एक आर्क लेंथ के लिए कितना हो गया? के क्यू बाई आर। इसके लिए क्या हुआ अगर आप देखो, इसके लिए क्या हुआ? के क्यू बाई आर। इसके लिए क्या हुआ? तो वी क्या हो गया जी? के क्यू बाई आर प्लस के विद साइन पुट करो -2 के क्यू बाई आर प्लस के प्लस 3 क्यू अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा जी? 3 4 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के क्यू बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कट गया। सो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अच्छे बच्चे तो क्या करते हैं, आर्क ऐसे सर्कल दिखा, क्यू दिखा, 3 क्यू, क्यों पता ही है क्योंकि ये लॉजिक पता है ना बच्चों को। तो अब क्या? 3 क्यू 4 क्यू, अच्छा 2 क्यू, तो 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो सीधा कट करके, और वो मिनट भी नहीं लगाएगा। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अरे जब भाई वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर सम होना ही नहीं है, उसने पोटेंशियल पूछा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो चीजें फिर थोड़ी सी डिफरेंट होती। क्लियर है? अब हम अगले लेक्चर में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर वहां अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उन सवालों को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। सवाल कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम सोच के बहुत अच्छा सवाल वहां से बनता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।